नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार इस चैनल पर आपका एंगेजमेंट बढ़ रहा है, उससे मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ गया है और मेरा आपसे एक निवेदन है कि अपने सुझाव ज़रूर दें। आपका जो सुझाव है वो मेरे लिए बहुत कीमती है और आज की एक बड़ी खबर जो सभी चीज़ों के बीच में पार्लियामेंट सेशन, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की जो उठापटक इस समय चल रही है, उसके बीच आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक थी और उस बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव के नतीजों पर मंथन तो हुआ ही, लेकिन पार्टी की आगे की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए उसको लेकर भी काफी बातचीत हुई। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण की बात करें तो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की है और उन्होंने बहुत ही ब्लंट शब्दों में ये कहा कि जो नेशनल इश्यूज हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनके भरोसे हम राज्यों का चुनाव नहीं लड़ सकते। और उसके बाद उन्होंने एक बात ये भी कही कि स्टॉक टेकिंग जरूरी है और संगठन को मजबूत कैसे करना है उस पर उन्होंने बात किया और महाराष्ट्र के चुनाव की जो धांधलेबाजी है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि ये कोई भी पॉलिटिकल पंडित इस बात को नहीं बता पा रहा है कि आखिर पब्लिक सेंटिमेंट जब कांग्रेस के फेवर में था, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के फेवर में था, तो ये रिजल्ट्स इतने उल्टे कैसे आए। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जयराम रमेश और पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल ने और उन्होंने ये कहा कि ईवीएम के खिलाफ यानी कि बैलेट पेपर्स को लेकर और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर वो एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं और अगले महीने बेलगांव में भी एक सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी और वहां से जो पार्टी की दिशा है उसको बदलने की कोशिश की जाएगी और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बूथ लेवल से लेकर वोटर लिस्ट तक को लेकर उन्होंने बातें कही कि कांग्रेस को काम करना जरूरी है और केवल आप जो राष्ट्रीय लीडर्स हैं उनके भरोसे नहीं बैठ सकते। राज्यों के जो नेतृत्व है उसको भी हमें मजबूत करना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी, इन सारे मुद्दों पर जो बड़े टेकअवेज हैं आज की सीडब्ल्यूसी के, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता विंग कमांडर अनुमा आचार्य इस समय जुड़ रही हैं। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जनगणमन 24/7। दिस इज योर मेरा आपके साथ तो ये पहला इंटरव्यू नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पे आपके साथ ये पहला इंटरव्यू है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। आपने इस चैनल के प्रोमो को भी ट्वीट किया था, बहुत सारे लोगों ने देखा, तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया उसका। और अब आज की चर्चा शुरू करते हैं कि जो आज की सीडब्ल्यूसी का जो सबसे बड़ा टेकअवे है और जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि ये जो चुनाव में जो धांधलेबाजी हुई है, खासकर महाराष्ट्र में जो देखा गया है, तो उसको लेकर कहा गया है कि एक नया राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो क्या अब हम ये माने कि ईवीएम्स को खारिज करेगी कांग्रेस और बैलेट पेपर्स के समर्थन में अब एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा? नीरू जी, आपको नमस्कार और आपके चैनल के दिनों दिन आगे बढ़ते जाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका सवाल कि अब क्या हम ये माने कि कांग्रेस ईवीएम के ऊपर बड़ा सा जन आंदोलन शुरू करेगी। आपने अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के 2 दिन पहले के बयान पर पूरी तरह ध्यान दिया हो तो उन्होंने ये तभी कह दिया था। और आज चूंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और 2024 में महात्मा गांधी जी जब 26 दिसंबर 1924 को प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, उसकी सेंटेनरी जो बेलगाम में मनाई जाएगी और उसके बाद एक बड़ा सा वहां रैली होगी, तो उसके बारे में भी आज बात हुई है। गांधी जी आज चूंकि और भी ज्यादा संदर्भित हो जाते हैं, ये एक ऐसा समय है जिसमें सच जो है उसको दोबारा पटल पे लाना बहुत जरूरी है। तो ये तो है कि कांग्रेस ने जब शुरू में कहा मैल प्रैक्टिसेस, तो उस पर पत्रकारों ने बहुत सीधा सवाल पूछा कि आपने मैल प्रैक्टिसेस की बात की है लेकिन आपने ईवीएम के ऊपर नहीं कहा। तो बहुत साफ वेणुगोपाल जी ने भी कहा और पवन खेरा जी ने भी कहा कि ईवीएम के बारे में हमने बात की है। जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटर्स के नाम कट गए, जिस तरह से महाराष्ट्र में कुछ फर्जी वोटिंग हुई, जिस तरह से परसेंटेज बढ़ गया। और नीलू जी, आपको मैं बताऊं, 3 दिन पहले मैंने एक थ्रेड लिखा था जिसमें मैंने आरएसएस और बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है उस पर बात की थी। ये करते क्या है कि पूरे एंड्स प्लग करते हैं, दे प्लग एवरीथिंग। लाइक
सबसे पहले उस राज्य में एक बड़ी सी योजना की घोषणा हो जाएगी जिससे थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता लोगों को मिलेगी। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की करोड़ों की योजनाओं की घोषणा कर देंगे। फिर चुनाव घोषित होगा और इधर ईसीआई पूरी तरह से सिस्टम को सेट कर लेगा। लेकिन यहाँ कहानियां चलेंगी गोदी मीडिया पे कि आरएसएस अचानक 60,000 सभाएं कर रहा है, 60,000 मीटिंग कर रहा है, और विपक्ष के अंदर तो आग लगी हुई है, वो आपस में मारपीट कर रहे हैं। तो हर एंड प्लग किया जाता है। विपक्ष के बारे में पूरी भ्रांतियां फैला दो क्योंकि गोदी मीडिया का तंत्र उनके साथ है। उसके बाद उधर घोषणाएं ऑलरेडी लागू हो चुकी हैं, इधर ईसीआई ने सब कुछ सिस्टम सेट कर लिया है। तो चुनाव का जब ये एग्जिट पोल आने, ओपिनियन पोल जब आते हैं तब भी ये बातें होती हैं, और एग्जिट पोल आते हैं तब भी यही होती हैं। उसमें विपक्ष को, और अगर कांग्रेस है तो खासतौर पे उसे कोसा जाता है। इस बीच में चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री जी और उनके साथ के लोग कुछ ना कुछ नफरती कहानियां शुरू कर देते हैं। तो चुनाव भले ही सिस्टम के कारण जीता जाता है, लेकिन चूंकि सारे एंड्स प्लग हैं, तो आप कभी भी ये कारण बता सकते हैं इसलिए जीते क्योंकि लाड़की बहन योजना थी, इसलिए जीते क्योंकि विपक्ष जो है आपस में लड़ रहा था, इसलिए जीते क्योंकि प्रधानमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया था। लेकिन पूरी कहानी सिस्टम की है, उसी पर केंद्रित है, और हमें वहां पर ही अपना ध्यान लेना पड़ेगा। और मैंने जब अपना ये छोटा एक राइटअप अपने जो जिनको मैं रिपोर्ट करती हूँ उनको भेजा था, जो इस मीटिंग का आज एक हिस्सा थे, तो उन्होंने मुझे उस पर लिखा वेरी वेल रिटन, बिकॉज ये चीजें हैं जो अब कांग्रेस का एक एक वर्कर समझने लगा है। तो अब जिस तरह से ईवीएम, केवल ईवीएम नहीं, ये पूरा सिस्टम गड़बड़ करता है। इट इज नॉट ओनली ईवीएम कि वो 99% है या कुछ है। मैं ऐसा मानती हूं कि पूरे तंत्र में उस तरह की बात होती है, वोटिंग परसेंटेज का बढ़ जाना, वोटर्स का कम हो जाना, ये एवरीवेयर, मतलब हर तरह से ये इसको इन्होंने प्लग किया हुआ है। तो आपकी जो बात है और जो आज हमने इस मीटिंग में सुना भी कि राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन होगा, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उस तरह का एक आंदोलन हम कांग्रेस को करता हुआ देखेंगे, और हम सब उसके सहभागी बनेंगे, क्योंकि ये एक तरह से फिर से दोबारा आजादी की लड़ाई है। नहीं, लेकिन अनुमा जी, जो ये राष्ट्रीय आंदोलन की जो बात हो रही है, तो इस राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कोई खाका अभी तैयार हुआ है? कोई उसका एक स्केच तैयार हुआ है कि भई हमें कब से करना है इसको? क्योंकि अभी 2-3 महीने बाद फ़रवरी में दिल्ली में इलेक्शंस हैं, फिर उसके बाद बिहार में भी चुनाव है 2025 में। तो ये लड़ाई शुरू कब से होगी? ये जो आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, ये कब इसकी शुरुआत होता हुआ आप देख रहे हैं? मुझे इस बारे में बहुत क्लियर तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर समझ सकती हूँ कि इसके पहले कि हमारा 26 दिसंबर का जो अधिवेशन है, 26 दिसंबर की जो हमारी महारैली है, जिस दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक भी होगी और हम गांधी जी के प्रेसिडेंसी की 100 साल पूरे होने पर हम समारोह मनाएंगे, उसके पहले इसका खाका तय हो जाएगा। जहां तक मैं कांग्रेस को काम करते देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पहले खाका तैयार हो जाएगा, और अगला साल शुरू होने के शुरुआत में ही, मैं समझती हूँ फर्स्ट क्वार्टर में ही, हम देखेंगे कि ये देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस करेगी, और इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां भी इसमें साथ आएंगी। ओके। एक दूसरी चीज जो आज खड़गे जी ने अपने ही ओपनिंग रिमार्क्स में कही थी, और वो ये कहा था उन्होंने कि पब्लिक सेंटिमेंट साथ में है, लेकिन मूड को विक्ट्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है, जो ये मूड है, जो सेंटिमेंट है, उसको जीत में बदलने का एक बड़ा चैलेंज है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं कांग्रेस पार्टी के अंदर थी? और अभी हमने हरियाणा में भी देखा, वही चीज महाराष्ट्र में भी हुई है कि वहां पर विपक्ष जीत नहीं पाया, उसी तरह से हरियाणा में कांग्रेस की जीत नहीं हुई। अकाउंटेबिलिटी की बात कही गई है, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे, कौन फिक्स करेगा? इसको लेकर क्या कोई बातचीत हुई है? क्योंकि ये बात तो उस मीटिंग में भी सामने आई कि हरियाणा की जो हार थी वो भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में जो ग्रुपिज्म और जो फैक्शनलिज्म दिख रहा था उसकी वजह से थी। तो हेड्स रोल करेंगे, अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स की जाएगी, क्या लोगों को अनसीट किया जाएगा? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जैसे मल्टी प्रोंग्ड बीजेपी का अटैक होता है, तो हमें अब मल्टी प्रोंग्ड एक्शन भी करने पड़ेंगे। वो एक जो भ्रांति फैलाई जाती है कि कांग्रेस के लीडर्स की आपसी लड़ाई के कारण हम चुनाव हार गए, आप ये फैक्टर्स लोग भूल जाते हैं कि चुनाव जनता तय करती है। जनता को आपकी सत्ता से चिढ़ हो चुकी है।
तो हम कांग्रेस पार्टी, हम अपने घर में एक दूसरे का कुछ भी कर रहे हो, लेकिन प्रशासन का अनुभव है, ये जनता को मालूम है। तो जनता बदलाव चाहती है, यहाँ पर आता है वो मैल प्रैक्टिसेस वाला हिस्सा। अच्छा, अब आप कुछ समय से मैं देख रही हूँ, जैसे मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, ये मेरा स्टेट को मैं रिप्रेजेंट भी करती हूँ। तो अब हर स्टेट में हमारी कार्यकारिणी बन रही है, और अभी अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी को बन के 1 महीना हुआ है और हमारी पहली मीटिंग हो गई है। तो उसमें ऐसे लोग जो नॉन परफॉर्मर्स थे उनको हटा दिया गया है, और कुछ नया ब्लड पार्टी में इन्फ्यूज किया गया है, और इसी तरह से दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। अगर आप देखेंगी तो आने वाले समय में हमको बहुत सारी ऐसी लिस्ट दिखेंगी जिसमें अलग अलग जगह में जो प्रदेश की कार्यकारिणी है वो बदल रही है, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, और वो लोग जो परफॉर्मर्स हैं, इसी तरह से मैं फिर से मध्य प्रदेश का उदाहरण दूंगी कि यहाँ पर जैसे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को उनकी उनकी जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, और अभी से फोकस शुरू है। फोकस कहाँ पर है? फोकस इज ऑन दी जनरल बॉडी इलेक्शंस, नॉट ऑन असेंबली इलेक्शन। तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, नाउ कांग्रेस विल हैव टू गो बैक टू इट्स ग्रास रूट्स, एंड फिर से हमको वही शुरू करना है, वहीं से शुरू करना है। हम ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस के लोगों का पहले अपने वोटर्स से, अपने लोगों से चूल्हे तक का रिश्ता होता था। मतलब घर में अगर भाभी जी चूल्हे पे खाना बना रही हैं तो हमारा कार्यकर्ता वहां जाके बैठ के बात करता था। कहीं बीच में वो रिश्ता ऐसा लगता है कि कमजोर हुआ, लेकिन अब वहीं से, उसी ग्रास रूट से, उसी लेवल से फिर से शुरुआत होगी। तो हम बहुत सारे ऐसे सीट्स भी देखेंगे जो कि बदलेंगी, बहुत सारे लोग जो पहले से हैं वहाँ बदलाव होंगे। और मुझे लगता है कांग्रेस बहुत प्रतिबद्ध है इस सब के लिए। एक तरफ से हमारा जो कांग्रेस की ट्रेनिंग है, विचारधारा की ट्रेनिंग है, उसके भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग बाग 3-3, 4-4 दिन का वो ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं, और कांग्रेस की जो एक्चुअल विचारधारा है, जो देश की विचारधारा के साथ, जो कांग्रेस का संविधान देश के संविधान जैसा है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो हम बहुत सारे बदलाव आने वाले साल में कांग्रेस में देखने वाले हैं। लेकिन जहां तक मुद्दों का सवाल है, बहुत सारे मुद्दे, आज मुद्दों पर भी बात हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई नैरेटिव को कैसे हमें चेंज करना है, इश्यूज को बदलते रहना पड़ेगा, और जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो हमारी ऑपोजिट पार्टी है, वो क्या कर रही है, उसको लेकर भी हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। तो अभी जो 2024 में एक बहुत ही अच्छा नैरेटिव जो विपक्ष ने खड़ा किया था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर, लेकिन बीच में ये फीलिंग आई, एटलीस्ट ये परसेप्शन आने लगा कि अरे संविधान का इशू पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है। जबकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, कॉन्स्टिट्यूशन, कास्ट सेंसस, वो सब हमारी रियल इश्यूज हैं। तो अब इन सारे इश्यूज को कैसे उठाएगी कांग्रेस, और कैसे रेलिवेंट आप लोग बनाएंगे? क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो तो इन इश्यूज को बनने नहीं देगा, वो ना बेरोजगारी की बात करेगा, ना महंगाई की बात करेगा। अब आज जब हम ईवीएम और चुनावी मैल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा उठा दिया, उनके लिए वो बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में कैसे आप इस चीज को टैकल कैसे करेंगे? एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मध्य प्रदेश के बुधनी में उपचुनाव हुआ था, और वो शिवराज सिंह जी का वहां पे होम टाउन है, जैत नाम की जगह है। तो एक वहां का छोटा सा ब्लॉक है जहां पर मैं थी, उस ब्लॉक का नाम है भैरुंगा। वहां पर लगभग 18 वार्ड्स हैं, और एक एक घर में जाके चुनाव का प्रचार करते समय मैंने वो डर निकालने की कोशिश की। मैंने उनके लोकतंत्र की जो आत्मा थी उसको झकझोरा। मैंने कहा, दीदी डरती किस लिए हैं आप? इस हाथ से काम करती हैं, इस हाथ पे भरोसा नहीं है, और आप लोकतंत्र में है, ताकत तो आपकी है, आप चाहे सरकार पलट दें। तो जो 20 सालों से बीजेपी का भरा हुआ डर है, वो संवाद के जरिए बाहर निकाला जाता है। और मैंने ये देखा, ये होते हुए देखा। और नीलू जी, सबसे कमाल की बात ये रही कि पिछली बार के चुनाव में 4700 से हमने वो ब्लॉक हारा था, तो हमारा एक गड्ढे से शुरुआत की थी हमने। लेकिन इस बुधनी के चुनाव में हमने जरूर बुधनी हारा, सिर्फ 13,900 वोट से हारा, जो कि 1 लाख से हारे थे पिछली बार। लेकिन हमने वो भैरूदा नाम की जो ब्लॉक था, उसको हमने 800 वोट से जीत लिया। तो आप ये समझिए कि लोगों के अंदर जो दहशत भरी गई है, तुम हिंदू हो तो तुम बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो तुम पाप करोगे, तुमको प्रण लेना पड़ेगा। पानी लेके यहाँ पर वो इस तरह का प्रण करवाते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। तो ये जो इस तरह का डर, हर क्षेत्र में अलग तरीके से डर भरा गया है,
और उसको संवाद के जरिए, उससे लोगों को हिम्मती बनाने के जरिए ही निकालना होगा। तो वो प्रयास भी अब कांग्रेस करने लगी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस शिद्दत से उनके अंदर डर भरती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जाके अब लोगों से बात कर रहा है, लोगों को ये कह रहा है कि भाई ये आपका लोकतंत्र है, इसे आप बनाएंगे, ये आपके हाथ से संवरेगा। तो उस तरह से मुझे जो उम्मीद की किरण इस उदाहरण में दिखी कि जहां हम 4700 का गड्ढा भरते हुए हम 800 वोट से जीत गए उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, तो ये करना असंभव नहीं है। मैं मानती हूं कि इसमें मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन अब कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। जी। सुनकर अच्छा लगता है कि जो देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, कम से कम उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को हारने के बाद भी अगर इस तरीके की बातें आप बता रही हैं, तो उससे थोड़ा-सा सुकून ये मिलता है कि कम से कम विपक्षी पार्टियों के पास अभी भी वो स्ट्रेंथ बची है, वो हंगर बची है, जो कि हमें चुनाव को जीतना है, लोगों से कनेक्ट करना है। लेकिन अक्सर कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा जाता है एंड आई एम श्योर आई विल नॉट फोर्स यू, यू कैन शेयर व्हाटएवर यू वांट, बट इस तरीके की खबरें जैसे कि आज इंडियन एक्सप्रेस का अखबार मैं देख रही थी, इंडियन एक्सप्रेस ने आज बैनर एक स्टोरी की है, ये देखिए इस तरीके की खबर है कि disquiet in Congress over EVM blame leaders cite survey that party was losing Lok Sabha gains. अब ये जाहिर सी बात है कि पार्टी का कोई इंटरनल सर्वे रहा होगा जिसको लोगों ने लीक किया। कौन वो लोग थे जिन्होंने लीक किया? अक्सर आपने बातें इस तरीके की सुनी होंगी कि अरे कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी के टच में रहते हैं, इस तरीके की बातें अक्सर आती हैं। अब ऐसे लोग अगर पार्टी में हैं तो उनको क्या जो सीनियर लीडरशिप है वो क्या उनको आइडेंटिफाई करके और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा कि ऐसे लोग पार्टी में क्यों आज बने हैं जो कि कांग्रेस के ही प्रोस्पेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं? मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप नाम लीजिए, बट ये पार्टी में कैसे डिस्टॉर्शन आता है, ये उसका एक एग्जाम्पल है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, पार्टी को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नीलू जी, ये थोड़ा सा ऐसा जवाब है जिसको मैं बहुत जैसा दिया जाता है वैसा जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जिन लोगों ने कांग्रेस के समय की सत्ता देखी है, तो उन्होंने कम संघर्षों से तब वो सत्ता देखी थी, क्योंकि काफी लंबे समय से कांग्रेस चली आ रही थी। वो उन लोगों ने देखा है कि कांग्रेस पावर में होती है तो कैसा होता है। लेकिन अब जबकि कांग्रेस पावर में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो बहुत सारा संघर्ष भी नहीं करना चाहते हैं, तो शायद ब्लेम कर देते हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने बहुत से ऐसे नए लोगों को लिया है जो ये जानते समझते हुए भी कांग्रेस पार्टी इस समय ऐसे जगह पर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी उसे समूचा निगलना चाहती है। उसके बाद भी ये कार्यकर्ता वो हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े, ये कार्यकर्ता वो हैं जो पैदल चलने को तैयार रहते हैं। तो जिन लोगों ने सत्ता देखी, थोड़ी सी शायद आराम तलबी उनके अंदर रही हो, जिसके कारण वो आज भी सत्ता को भूलना नहीं चाहते, उन्हें वो सत्ता पहले दिखती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हो सकता है कहीं वो डिस्कनेक्ट हो गए हो, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं। लेकिन और वो लोग पावरफुल भी हैं। हमारे जो शब्दों में हम जिसे पावरफुल कहते हैं, हम जो इससे कहते हैं कि वो हाई कमांड के पास में, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एक चुनाव के बाद उन सबकी जो सच्चाइयां हैं वो बाहर आ रही हैं। तो जो नया ब्लड कांग्रेस ने लिया है उसको वो मौका दे रही है। मध्य प्रदेश में देखिए, जीतू पटवारी जी हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नहीं तो आप जो तो कह रही हैं उसके हिसाब से क्या हम ये माने कि अब धीरे धीरे करके जो भी वो पावरफुल लोग जो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का जो है उसके करीब हैं, तो क्या उन लोगों को अपने आप ही पार्टी धीरे धीरे फेज आउट कर देगी? क्या मैं ये मानूं? मुझे लगता है कि मैं इस पे अब कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, उस पर पार्टी का ध्यान है। ओके, चलिए आपका इतना ही मैसेज काफी है कि पार्टी का अगर ध्यान है तो हम उम्मीद करेंगे कि पार्टी इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी एंड आई एम श्योर अगर हम मुझे लग रहा है या फिर बाकी रिपोर्टर्स को या कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों को ये बातें लग रही हैं, तो आई एम श्योर पार्टी भी इस चीज को रियलाइज कर रही होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सबके सामने ये बातें होंगी। मैं वापस उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर आती हूँ अनुमा की, जो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, अब क्या ये हम माने कि पूरे इलेक्शन कमीशन को घेरने की एक तरीके से वो तैयारी होगी? क्योंकि पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर मैं पवन खेड़ा जी को भी सुन रही थी, तो पवन खेड़ा ने भी कहा कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट ईवीएम्स, इट्स अबाउट द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस व्हिच इंक्लूड्स द मैनिपुलेशन ऑफ द वोटर लिस्ट,
the way the voters are you know are intimidated, बूथ तक उनको पहुंचने नहीं दिया जाता, ईवीएम्स की गड़बड़ी, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो हम क्या मानकर चले कि क्या अब इलेक्शन कमीशन का घिराव पूरी तरीके से अब कांग्रेस करेगी राष्ट्रव्यापी ढंग से? तो ये एक बड़ी मुसीबत चुनाव आयोग के लिए तो बनेगी, लेकिन एक मोदी सरकार के लिए भी बन सकती है। जैसे आपके पिछले सवाल के जवाब में मैंने कहा कि मैं बहुत खास कुछ कह नहीं सकती, तो कांग्रेस का कोई भी आंदोलन, कांग्रेस का काम है जमीन तैयार करना, आंदोलन तो जनता करती है। अगर आपने देखा स्वतंत्रता संग्राम में भी कांग्रेस ने जमीन तैयार की थी, भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस जमीन तैयार करती है, और उस जमीन पे खड़े होकर लोकतंत्र का, लोगों का डर निकलता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस जिस तरह से सेबी की चीफ का एक एक आपने देखा रिसर्च लेकर एक एक उसका मुद्दा सामने लेकर आई, अलग अलग तरीके से कैसे अडानी और सेबी आपस में हैंड इन ग्लव होके उन्होंने जिस तरह से भारत के नॉर्मल लोगों को नुकसान पहुंचाया, इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाया, वो रिसर्च लेके आए। इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन की ये जो मैल प्रैक्टिसेस की हमने बात की है, एक एक करके इसका आंकड़ा भी सामने आएगा, जनता उसे देखेगी, खुद परखेगी और आंदोलन कांग्रेस करेगी। और उससे जब लोग साथ में आकर जुड़ेंगे तब जाके वो एक देशव्यापी मूवमेंट बनेगा, और तब जाके इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी इन सब की जमीन खिसकेगी। तो इसमें लोगों का आना बड़ा जरूरी है। कांग्रेस की स्कीम्स भी जैसे लोगों के लिए ही होती थी, अगर आप देखिए राइट बेस्ड जितनी भी स्कीम है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू हेल्थ, उसी तरह से कांग्रेस ये जमीन भी तैयार करेगी, और आंदोलन तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। जी। आज मैं महमूद प्राचा का, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनका एक इंटरव्यू कर रही थी दूसरे किसी एक प्लेटफॉर्म पर, नॉट ऑन माय प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने ये कहा मुझसे कि अगर कांग्रेस पार्टी मेरा साथ दे दे तो मैं ये ओपन चैलेंज देता हूं इलेक्शन कमीशन को कि महाराष्ट्र की 150 सीटों पर वो रीपोल करवा कर दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों का साथ पार्टी क्या लेगी? सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं, मिस्टर देवसहायम है, परकला प्रभाकर है, महमूद प्राचा है, जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ पूरा एक मंच, पूरा एक फ्रंट तैयार ऑलमोस्ट किया हुआ है। तो क्या आप ऐसे लोगों को साथ में लेकर आप चलेंगे? जैसे सिटीजन्स कमीशन ईवीएम के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और ये फोरम तो मेरे ख्याल से 17 या 18 में शायद बनाया गया था। तो क्या आप ऐसे लोगों को भी पार्टी साथ में लेकर चलेगी? क्योंकि अगर बड़ा आंदोलन होगा तो ऐसे लोगों के बिना तो शायद नहीं होगा। देखिए, मैंने अपनी आंखों से अपने पार्टी के कुछ लीडर्स को इन वकील साहब से बात करते हुए देखा है, तो इनसे चर्चा तो चल रही है, लेकिन पार्टी के अपने भी अंदर जो तंत्र है उसे ये पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, हम किसी ट्रैप में ना फंस जाएं, ये बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी एकदम सनसनीखेज तरीके से ना तो कोई काम करती है, वो उसके ऊपर विचार करके करती है। कई बार वो विचार थोड़ा लंबा हो जाता है और हमें कई बार लगता है कि टाइम खत्म हो गया, टाइम नहीं, चला तो गया, जो हमने। आप कह रही हैं, तो क्या हम ये माने कि क्या कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा डिवाइड दिखता है कि शायद एक धड़ा ईवीएम के खिलाफ नहीं जाना चाह रहा हो, एक धड़ा ईवीएम के खिलाफ जाकर और बैलेट पेपर्स का समर्थन करना चाह रहा हो? तो क्या ऐसा है कि डिवीजन है लोगों की थिंकिंग में कि वेदर यू शुड सपोर्ट द ईवीएम और वेदर यू शुड सपोर्ट द बैलेट पेपर? लोकसभा चुनाव तक बहुत प्रोमिनेंट नहीं था कि कुछ लोग ईवीएम को का विरोध कर रहे थे और कुछ लोग ईवीएम को कुछ नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे कि ये कोई बात नहीं है बिकॉज हमारा कनेक्ट लोगों से खत्म हुआ है। ऐसा मानने वाले लोग, दोनों तरह के लोग हमारे पार्टी में हैं। लेकिन अब जो हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव हुआ जिसमें बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए, 99% बैटरी की एक बात है, पर जो वोटर लिस्ट का कटना, वोटर लिस्ट में से गायब हो जाना, नाम बढ़ जाना, नंबर्स बढ़ जाना, मतलब 7-7% तक अगर डेटा बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा खेल है, ये लोगों को समझ में तो आ गया है। आप पूरा का पूरा ठीकरा हुडा जी और शैलजा जी पर फोड़ दें, क्या उससे ये बात साबित होती है कि लोग बदलाव नहीं चाहते थे? हुडा जी और शैलजा जी के लड़ने से आप बताइए ना, कोई दो लोग लड़ रहे हैं पर हमें मालूम है कि वो काम अच्छा करते हैं, वो लड़ रहे हैं, तो क्या हम उनको वोट नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। ये बातें जो है ये हमारे ऊपर, हमारे दिमाग की एक साइक बनाने के लिए की जाती हैं कि इस कारण से जनता तो बदलाव चाह रही थी। तो ये चीजें देखते हुए, और खासतौर पे महाराष्ट्र में जिस तरह का तमाशा हुआ है कि लोकसभा में उसी समय एनसीपी का, शरद पवार जी का कैंडिडेट जीत जाता है, और उसी समय, उसी
विधानसभा चुनावों में 6 के 6 हम विधानसभाएं हार जाते हैं। ये सारी चीजें बहुत साफ, मुझे इस बार लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हरियाणा के बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि अरे कांग्रेस के पीछे ही सब पड़ जाते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी पड़ जाते हैं, तो अब यही सही तरीका है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने इस तरह की हरकतें कर गए कि इस सब का जो कच्चा चिट्ठा है वो सामने आने लगा। नहीं तो केवल हम संदेहों में ही रह जाते थे, अब तो ये सामने सामने प्रमाण दिखने लगे हैं। तो इन सब पर रिसर्च की जाएगी। जी, विश यू ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड उम्मीद करते हैं कि इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में सफलता मिले, क्योंकि लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर ये चुनाव को कैसे चोरी किया जा रहा है। मैंने खुद पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म्स पर सबके इंटरव्यूज किए, काउंटिंग एजेंट्स के इंटरव्यूज किए, जिन्होंने बताया कि हरियाणा के चुनाव को किस तरह से लूटा गया। उसी तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में भी इस चोरी का बार बार हम उसको उल्लेख कर रहे हैं किसी न किसी एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चोरी हो रही है इसको कैसे रोका जाए। और जरूरी भी है कि अगर इस पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस इस पर शुरू कर रही है, तो आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर। थैंक यू सो मच अनुमा जी, इट वाज अ वंडरफुल इंटरव्यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग ऑन द चैनल। थैंक यू। थैंक यू।